नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, सहायक आचार्य पद के पद पर मैं समाजशास्त्र विभाग बीएसएनबी पीजी कॉलेज में शिक्षारत हूँ। आज जो आपका टॉपिक है, वो है बीएसओसी 133, जिसमें हम आज समाजशास्त्रीय सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। इतिहास में कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हुए हैं जो अपने विचारों के माध्यम से इतिहास को बदलने का प्रयास किए हैं। उन्हीं में कार्ल हेनरिच मार्क्स एक हैं, जिन्हें युग पुरुष कहा जाता है। कार्ल हेनरिच मार्क्स ने अपने विचारों की लेखनी के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को राइजलैंड प्रांत के रियर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि जर्मनी में स्थित है। कार्ल मार्क्स पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो उनमें जर्मनी के हेगल और फ्रांस के प्रौधों का विशेष योगदान है उनके सिद्धांत में। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारवादी विचारक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से जो धरातल पे खड़ा व्यक्ति था उसमें आशा की किरण जगाने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी क्रांतिकारी तथा समाजशास्त्र में अगर बात करें तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी के हेगलवाद, फ्रांस के समाजवाद तथा इंग्लैंड के राजनीतिक विचारधाराओं का समन्वय करके एक ऐसे विचार को दिया जिसे हम आगे चल के उसे कार्ल मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। अब हम जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो लोगों को दिमाग में आता है कि मार्क्सवाद, आखिर मार्क्सवाद है क्या? तो पहले हम मार्क्सवाद के बारे में जानेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता जो कार्ल मार्क्स थे और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद नाम दिया गया। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई है। मार्क्सवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को अमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। और वो व्यवस्था वर्गहीन होगी, संघर्ष विहीन होगी और शोषण विहीन राज्य के रूप में हमको दिखाई देगी। जब हम मार्क्सवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो उनमें प्रमुख रूप मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद प्रजातांत्रिक संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं। मार्क्सवाद प्रजातांत्रिक संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं और उनका कहना था कि उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए यह जो प्रजातांत्रिक संस्था है बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को जनता का अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। मार्क्सवाद का मानना है कि धर्म एक अफीम है जिसको पूंजीपतियों ने गरीब आदमियों को शोषण के रूप में एक हथियार के रूप में अपनाया है। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है।
समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि समाज में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद, अगर विशेषताओं के रूप में बात किया जाए, तो मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करते हैं। अब इसी कड़ी में मार्क्सवादी सिद्धांत में जो सबसे प्रमुख है मार्क्स का, वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार कह सकते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये हीगल का मानना था कि संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचारों में जो इतिहास है वह मात्र घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन है, जिसमें वाद होता है, प्रतिवाद होता है और तीसरी अवस्था में संवाद की बात करते हैं हीगल। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है। कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार जो वाद है वह परिवर्तित होकर प्रतिवाद बनाता है। प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। और हीगल का कहना है कि द्वंद्ववाद के माध्यम से संवाद आगे चलकर, यही संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिनका पुनः प्रतिवाद होता है और द्वंद्ववाद के बाद संवाद का रूप धारण करता है। और हीगल का कहना था इतिहास का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है और अंत में जो सत्य है, इतिहास में जो सत्य है उसकी प्राप्त होती है। अब हीगल ने जो समाज में इतिहास में परिवर्तन की बात करी, उनका मानना था कि विचारों के माध्यम से इतिहास बदलता रहता है। लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, उनके इस द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया। हीगल के विचारों में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? उन्होंने जो हीगल का विचार था उसमें द्वंद्ववाद को तो ले लिया, लेकिन जो आइडिया की, जो विचार की बात की, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जहां हीगल विचारों को संसार का नियामक तथा विश्वात्मा मानता है, हीगल जो विचार है उसको संसार को बनाने वाला और विश्वात्मा मानता है, वहीं मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करते हैं, पदार्थ को स्वीकार करते हैं। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्वात्मा या विचार न होकर पदार्थ ही है, या भौतिक संसार या भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति जो है निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्वात्मक रीत से होता है, जिसमें यह इस द्वंद्वात्मक में वाद होता है, प्रतिवाद होता है और संवाद के आधार पर ही विकास हमेशा गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में जो पूंजीवाद है वह वाद का रूप है, जहां 2 वर्ग पूंजीपति और श्रमिक हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक धनवान है और दूसरा निर्धन है। इन दोनों के हितों में आपसी टकराव है, विरोधाभास है, विरोध है। इन विरोधी वर्गों में ही संघर्ष होना आवश्यक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। कि जो पूंजीपति है जिसको उन्होंने बुर्जुआ, और जो श्रमिक वर्ग है जिसको उन्होंने सर्वहारा कहा, इसमें इन दोनों वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। और इस संघर्ष में क्या होगा? श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा।
यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई अवस्था या स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी समाज की होगी। इस स्थिति में कार्ल मार्क्स का मानना था कि ना तो वर्ग रहेंगे, ना वर्ग संघर्ष होगा और न राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। अब आपको यहाँ जहां द्वंदात्मक भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया, हीगल ने विचारों के माध्यम से समाज को बदलने की बात करी, वहीं पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो विचारात्मक आदर्शवाद है वह समाज को बदलने में सहायक नहीं है। समाज को बदलने के लिए जो भौतिकवादी चीजें हैं, जो पदार्थ है, वही समाज को बदल सकता है। इसीलिए एक स्थान पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारे गुरु शीर्ष के बल खड़े थे जिसको हमने पैर के बल खड़ा कर दिया। ये इनका द्वंदात्मक भौतिकवाद है। द्वंदात्मक भौतिकवाद समाज की समस्याओं को, घटनाओं को देखने का एक नजरिया है जिसको हीगल ने विचारों के माध्यम से देखा, उसी को कार्ल मार्क्स ने पदार्थों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। अब द्वंदात्मक भौतिकवाद की कुछ आलोचनाएं भी हुई जिसमें इसमें यह कहा गया, मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंदात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसमें इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी जो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद था, इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का मार्क्स ने कहीं भी विस्तृत रूप में वर्णन नहीं किया है। मार्क्स ने हीगल के जो अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना आवश्यक है, किंतु अगर आप बात करें तो सत्य यह जान पड़ता है कि समाज का जो विकास होगा, प्रगति होगी, वह शांति काल में ही दिखाई देती है समाज के विकास को। तो हमने अभी द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में बात करी जो मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसमें उन्होंने हीगल के विचार को बदल के उसमें पदार्थ की बात करी, भौतिकता की बात करी। अब उसी कड़ी में हम आते हैं कार्ल मार्क्स का जो एक प्रमुख सिद्धांत है, इसीलिए इनको समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है, क्योंकि मार्क्स समाजशास्त्री नहीं थे। कहा जाता है कि मार्क्स समाजशास्त्री नहीं थे। उनका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, जो इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या है, वह सबसे प्रमुख सिद्धांत समाजशास्त्र में माना जाता है। अब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में बात करेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स के सिद्धांत का क्या आधार है, कहने का तात्पर्य क्या है। मार्क्स की विचारधारा में जो द्वंदात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, जिसको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण ही सिद्धांत है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो इतिहास की सभी घटनाएं हैं, वह जो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश में, मार्क्स का कहना था कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में जो सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज, समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्व से प्रभावित होती हैं। मार्क्स अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर जो मानव का इतिहास है, उसकी 6 अवस्थाएं बतलाते हैं, जिसमें पहला क्या था? आदिम साम्यवादी अवस्था। इस अवस्था में मार्क्स कहते हैं कि इसमें वर्ग विहीन समाज था, इसमें कोई वर्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक विकास की यह पहली अवस्था थी, इसमें जो जीविकोपार्जन के तरीके थे वह बहुत ही सरल थे। जैसे शिकार करना, मछली मारना, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना ही इनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ही मनुष्य क्या करता था? समूह में झुंड बनाकर साथ रहता था। इस अवस्था में जो उत्पादन के साधन थे, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे,
वह समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। मतलब जो ये आदिम साम्यवादी अवस्था थी, इसमें जो उत्पादन के साधन थे, उसमें समस्त समाज की जो सामूहिक संपत्ति मानते थे। सब लोग मिलकर एक साथ उसको उपभोग करते थे। इस अवस्था में कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो निजी संपत्ति थी, उसका कोई महत्व नहीं था। ना ही इस अवस्था में कोई शोषक था, ना ही कोई शोषित। इसमें सब मनुष्य समान थे। इसलिए ही मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है। जब दूसरी अवस्था आती है, उसको कहते हैं दासत्व या दास की अवस्था, दासता की अवस्था। इस दूसरे अवस्था में कार्ल मार्क्स का कहना था कि पहली अवस्था के बाद जब दूसरी अवस्था आती है, तो इसमें धीरे-धीरे करके भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई देता है। जो पहली अवस्था में लोग जंगलों में रहने थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, इस अवस्था में आकर व्यक्ति खेती करना, पशुपालन करना, दस्तकारी करना प्रारंभ कर देता है। दास अवस्था में खेती करना, पशुपालन करना और दस्तकारी करना प्रारंभ कर देता है। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय होता है। इसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि आदि पर अधिकार कर लिया जाता है। वे और जो भूमि पर अधिकार कर लेते हैं, उन्हें वह स्वामी कहलाते हैं। जो व्यक्तियों से बलपूर्वक काम जिससे काम करवाते हैं, वह दास कहलाते हैं। इसीलिए 2 वर्ग, यहीं से कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्ग व्यवस्था का आधार यहीं से शुरू होता है। जो भूमि पर काम करवाते हैं, वह स्वामी कहलाते हैं और जो बलपूर्वक काम कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? दूसरा वर्ग दास। समाज में स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता यहाँ समाप्त हो जाती है। जो पहली अवस्था में आदिम समाज में जो सब में समानता था, स्वतंत्रता था, वो दास अवस्था में आकर समाप्त हो जाती है। इसी अवस्था से समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। तो हमने 2 अवस्थाएं जानी, एक आदिम, दूसरा दासत्व। अब तीसरी अवस्था जो आती है, जिसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स सामंतवादी अवस्था। इस अवस्था में उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति दिखाई देती है। पत्थर के औजारों और धनुष बाण से निकलकर यहाँ पर लोहे के हल आदि का चलन शुरू हो जाता है। कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योग आदि का विकास होने लगता है इस अवस्था में आकर। अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे। भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था, उन्हें क्या कहा गया? जागीरदार कहा गया या सामंत कहा जाता था। कृषि कार्य करने वाले कृषकों और दस्तकार करने वाले श्रमिकों का वर्ग सामंतों के अधीन आ गया। इस व्यवस्था को सामंतवादी अवस्था कहा जाता है। मार्क्स का कहना था कि इस अवस्था में भी सामंतों तथा कृषि दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष चलता रहता है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई अवस्था आगे निकल कर आती है, जिसको उन्होंने पूंजीवादी अवस्था कहा। अब कार्ल मार्क्स का जो पूंजीवादी अवस्था था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि इस अवस्था में जो सर्वहारा वर्ग है, इसका शोषण चरम पर पहुंच जाता है। पूंजीवादी अवस्था में जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर उसका स्वामित्व हो गया, लेकिन जो वस्तुओं के उत्पादन के साधनों के स्वामी हो गए, लेकिन जो वस्तुओं के उत्पादन का कार्य
श्रमिकों द्वारा किया जाता था, वह वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। अतः कह सकते हैं कि श्रमिक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते थे। अतः वे अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए श्रम बेचने को बाध्य होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्रमिक है वो सिर्फ अपना श्रम बेचने के लिए ही बाध्य होते थे। इस अवस्था में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो पूंजीवादी अवस्था थी, निजी लाभ के लिए जो पूंजीपति वर्ग था वो क्या करता था, श्रमिकों को शोषण किया करता था। दूसरी तरफ श्रमिकों में भी अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूकता धीरे धीरे यहीं पर दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप दो वर्ग, पूंजीपति और शोषक वर्ग, और दूसरा था सर्वहारा या श्रमिक, जिसको शोषित वर्ग, के बीच यहीं पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब मार्क्स का मानना था कि यह संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देगा और श्रमिकों में अधिनायकत्व की अवस्था, जिसमें मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से श्रमिकों और पूंजीवादी पतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपतियों की पराजय होगी, तब पूंजीवाद समाप्त होकर ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था आएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, जिससे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या तानाशाही कहा जाएगा। इस पांचवी अवस्था में बहुमत वर्ग श्रमिक वर्ग अल्पमत और वर्ग पूंजीवाद वर्ग के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे पूर्णतया समाप्त कर देगा। और फिर क्या होगा, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की जो अवस्था आएगी, उसमें यह मानवीय इतिहास के अंतिम अवस्था राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा जाएगा। इस समाज में न शोषक वर्ग होगा न शोषित वर्ग होंगे। यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा इस समाज में उत्पादन और वितरण का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें समाज के प्रत्येक लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उसी अनुसार उसको प्राप्त करेंगे। इस अवस्था में साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष प्रकृति में होगा। मनुष्य प्रकृति से संघर्ष कर मानव कल्याण हेतु नवीन खोज आविष्कार करेंगे तथा साम्यवादी समाज आगे विकास करता रहेगा। इस तरह हम देखते हैं जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसमें मार्क्स ने पहली अवस्था आदिम साम्यवाद, दूसरी अवस्था दासत्व, तीसरी अवस्था सामंतवादी तथा चौथी अवस्था पूंजीवादी और पांचवी समाजवादी तथा छठी जो उन्होंने बताई कि साम्यवादी, जो वर्ग विहीन समाज की बात करेंगे। अब जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के इनके सिद्धांत थे, उसकी भी आलोचना हुई। उसकी आलोचना इस आधार पर हुई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मार्क्स सिर्फ आर्थिक निर्धारणवादी हैं, आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल देते हैं। इनके आलोचकों का कहना था कि मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। सामाजिक अवस्था एवं समस्त मानवीय क्रियाएं केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती हैं। आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के भी कार्य किया जाता है। इन दूसरे तत्वों में सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और भौगोलिक तत्वों को लिया जा सकता है। मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद का इनका जो आलोचना हुई, उसमें उन्होंने कहा
उसमें आलोचकों ने क्या कहा कि मार्क्स ने कुछ ज्यादा ही आर्थिक तत्वों पर और अनावश्यक बल दे दिया। और भी कारण हैं जो इतिहास को बदलने में योगदान देते हैं। फिर जो दूसरी आलोचना इनकी होती है उसमें होता है इतिहास का काल निर्धारण इनका त्रुटिपूर्ण है। मार्क्स ने जो मानवीय इतिहास की जो 6 अवस्थाएं बतलाई हैं, आलोचकों का मानना था कि यह बहुत त्रुटिपूर्ण है। उसने इतिहास की गलत व्याख्या की है। कई विचारक मार्क्स के आदिम साम्यवाद से सहमत नहीं दिखाई देते हैं। और फिर जो उन्होंने धर्म का निम्न स्थान बताया है, मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या में धर्म को निम्न स्थान प्रदान करता है। उसे अफीम की संज्ञा दिए हैं। मानव केवल अर्थ ही आवश्यकता महसूस नहीं करता, मानव को मानसिक शांति भी चाहिए। ये आलोचकों का अपना मानना था कि जो मार्क्स ने धर्म का व्याख्या किया जिसको अफीम कहा है वो गलत है। कभी-कभी मानव को शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसकी जो व्याख्या मार्क्स ने की है वो गलत है। अब उसी कड़ी में जैसे हमने पहले पढ़ा द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको उन्होंने हेगल से लिया। हेगल विचार के माध्यम से समाज को बदलने की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स उसमें भौतिक पदार्थ के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास किए। फिर हमने दूसरा उनका पढ़ा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में हमने ये जाना कि मार्क्स इतिहास में होने वाले परिवर्तनों को वर्ग संघर्ष के माध्यम से देखते हैं। उन्होंने आदिम समाज की बात करी पहली अवस्था में, जो वर्ग विहीन समाज था। दूसरा दासत्व अवस्था की बात करी, जिसमें मालिक और दास की बात करी गई। फिर उसमें उन्होंने सामंतवादी, जिसमें सामंत और श्रमिक की बात करी गई। फिर पूंजीवादी अवस्था आता है, जिसमें बुर्जुआ और सरवारा, जो पूंजीपति था उसको बुर्जुआ कहा गया, और जो श्रमिक वर्ग था उसको, जो मजदूर वर्ग था उसको क्या कहा गया, उसको सरवारा कहा गया। तो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में अपना विचार रखा इस संदर्भ में। फिर हम आते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में जो उनका महत्वपूर्ण है सिद्धांत वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हमने 2 सिद्धांत पढ़ा, द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब हम उसी कड़ी में आगे आते हैं मार्क्स के सिद्धांत को, जिसको हम बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने कहा कि अब तक जो समाज आए और उनका जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, सरदार, सेवक, संघपति, श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी रही है, उनमें अनवरत संघर्ष दिखाई देता है। मार्क्स ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठन, जो श्रमिक है, जो सर्वहारा है, वह संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है वह स्थापित हो जाएगी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कहा कि इतिहास आज तक का वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है इतिहास में। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की बात करें तो उसमें भी आलोचना दिखाई देती है। कुछ विचारक मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उसमें आलोचना में कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में जो इतिहास के संदर्भ में दृष्टिकोण है वह गलत है। क्या गलत है कि जो सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यह गलत है। वास्तव में होना क्या चाहिए, सामाजिक जीवन का आधार सहयोग होना चाहिए। सहयोग के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ेगा। मार्क्स ने जो यह घोषणा की कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, लेकिन
देखने पे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पूंजीपति और विकसित होते गए। मार्क्स ने समाज में जो केवल 2 वर्ग की बात कही है, जबकि आधुनिक युग में 2 वर्ग की बात कहीं नहीं है। जबकि आधुनिक में 2 वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण और विशाल वर्ग है, जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं। अब उसी कड़ी में हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, जो 1867, 1885 और 1894 में लिखी गई थी। मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक है दास कैपिटल, जिसको सर्व साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, उसमें अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की विवेचना उन्होंने बहुत विस्तार से की है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति क्या करता है? श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक न देकर उनके श्रम का जो संपूर्ण लाभ है, वह स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स का मानना था कि किसी भी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि इनमें मानवीय श्रम लगा होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी की बात करें कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम से होता है जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। जिस वस्तु पर श्रमिक अधिक श्रम लगाता है, उसका मूल्य अधिक, और जिस वस्तु के उत्पादन पर कम श्रम लगता है, उसका मूल्य कम होता है। इस प्रकार अगर हम मार्क्स के विचार की बात करें कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है, किंतु जब वह वस्तु बाजार में बिकती है तो वह और अधिक मूल्य में बेची जाती है। इस प्रकार मार्क्स का कहना था कि जो वस्तु के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य में अंतर है, वह क्या होता है? वह पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स का कहना था कि जो धन पूंजीपतियों द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। जैसे स्वयं मार्क्स के अगर शब्दों में बात करें तो अतिरिक्त मूल्य इन दोनों मूल्यों का अंतर है, जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इस प्रकार अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की, तो जो वास्तविक मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है, उसमें जो अंतर है वही अतिरिक्त मूल्य है। इस संबंध में मार्क्स ने कहा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर प्राप्त करता है, वसूल करता है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल में बताया गया है, और फिर उसका मानना था कि जो ये अंतर है श्रम और जो बाजार में बेचने का, उसी अंतर को उन्होंने अतिरिक्त मूल्य बताया है कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी यहाँ होती है। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है, जबकि यह सर्वविदित है कि श्रम के अतिरिक्त भी, जैसे भूमि है, पूंजी है, संगठन है, उद्यम भी महत्वपूर्ण साधन है। महत्वपूर्ण साधन है। उत्पादित वस्तु द्वारा प्राप्त लाभ को इन सभी साधनों पर वितरित करना उचित है। मतलब मार्क्स ने जो उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को मान लिया, वह गलत है, क्योंकि जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें और भी साथ में लगती हैं। ये आलोचकों का मानना था। मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को महत्व देता है, मानसिक श्रम को नहीं देता है। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य का प्रयोग मशीन लगाने व अन्य साधनों के उपयोग में करता है, किंतु वह यह भी कहता है कि मशीनों व कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता है।
यह तो श्रमिकों के श्रम से प्राप्त होता है। मार्क्स के ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि जो मार्क्स का जो दास कैपिटल में देते हैं, जिसमें उनका मानना था कि पूंजीपति क्या करता है, श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य नहीं देता है। मार्क्स इसको बहुत ज्यादा आगे रखे, लेकिन वहीं आलोचकों का कहना था कि सिर्फ श्रम ही किसी भी वस्तु के उत्पादन में अपना योगदान नहीं देता, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, बहुत सारे दिमाग भी लगते हैं। भूमि, पूंजी, संगठन और एक उद्यम को खड़ा करने के लिए पूंजीपति के पास बहुत सारे और भी साधन लगते हैं। फिर कार्ल मार्क्स का जो एक और सिद्धांत है जिसको हम पढ़ेंगे, उसमें है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। इसमें कार्ल मार्क्स का मानना था कि द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित जो विरोधाभास, जो विरोधी स्वभाव के कारण क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना, उनका कहना था कि अवश्यंभावी है। इस वर्ग संघर्ष में क्या होगा, श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा। इस वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा और रक्त क्रांति द्वारा पूंजीपति के समूल नष्ट कर देगा। सर्वहारा के अधिनायकवाद की जो विशेषताएं हैं, उनमें है कि मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी समाज में जो अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग है, वह क्या करता है, बहुसंख्यक श्रमिकों पर शासन करता है, जबकि श्रमिकों की तानाशाही में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा सर्वहारा के अधिनायकवाद में। इस प्रकार उनका कहना था कि जो यह पूंजीवादी शासन की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होगा। जो पूंजीपति करता है, श्रमिकों का शोषण करता है, उससे ज्यादा लोकतांत्रिक कब होगा, जब श्रमिकों की तानाशाही में जो बहुसंख्यक श्रमिक है वह अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा, तो यह ज्यादा लोकतांत्रिक होगा। यह कार्ल मार्क्स का मानना था। श्रमिकों के अधिनायकवादी शासन में और क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, कि जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन किया जाएगा और उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। इसमें कार्ल मार्क्स का मानना था श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद में कि जो निजी संपत्ति है वो पूरी तरीके से उसका उन्मूलन हो जाएगा और उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाएगा। श्रमिकों की तानाशाही में पूंजीपति वर्ग को बलपूर्वक दबा दिया जाएगा क्रांति के माध्यम से, और उनको हटा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में वह पुनः सिर ना उठा सके। ये इसीलिए इनको क्रांतिकारी साम्यवादी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। वो हमेशा क्रांति की बात करते हैं, वो किसी व्यवस्था को हटाने के लिए क्या कहते हैं कि हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। उसी कड़ी में उनका कहना था कि श्रमिकों की जो तानाशाही की स्थिति में राज्य एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है। ये जो तानाशाही की स्थिति होगी, इसमें राज्य का जो रोल है वो एक संक्रमणकालीन अवस्था है। इस संक्रमण काल में राज्य तो रहेगा, जो ये संक्रमणकालीन स्थिति आएगी इसमें राज्य तो रहेगा, किंतु जब पूंजीपति वर्ग को समूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि जब वर्गीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी तो राज्य अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगा। इसमें इनका ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ये संक्रमणकालीन जो स्थिति चल रही है, एक स्थिति ऐसे आएगी जब पूंजीपति वर्ग जो है, कैपिटलिस्ट जो क्लास है, उसको पूरी तरीके से जब नष्ट कर दिया जाएगा क्रांति के माध्यम से, तो जो वर्गीय व्यवस्था है वो अपने आप से समाप्त हो जाएगी और राज्य
अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी में एंजिल्स के शब्दों में अगर हम कहें, एंजिल जो इनके परम मित्र थे, जो इतिहास में इनकी दोस्ती अजर अमर मानी जाती है। जिस जिस जो एंजिल्स के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी, जैसे होली फैमिली 1845 में इन्होंने लिखा, द होली फैमिली। इसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग की बात करी, द जर्मन आइडियोलॉजी बात करी 1847 में। इसमें इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की इसी संदर्भ एंजल्स कार्ल मार्क्स का बहुत परम मित्र था और उसने बहुत सहयोग किया कार्ल मार्क्स का, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक थे जो कभी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। कार्ल मार्क्स को हमेशा उनके विचारों की वजह से ही एक देश से दूसरे देश को विस्थापित कर दिया जाता था। उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता था कि आप इतने घंटे में ये देश छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार थे बहुत ही क्रांतिकारी थे और जो वहां की सत्ता थी उसको वो पसंद नहीं था। तब इनकी दोस्ती 1844 के आसपास एंजिल्स से होती है। एंजिल्स जो कि एक कपड़ा व्यवसायी का पुत्र था, इसको विरासत में बहुत सारी संपत्ति मिली थी। इसी ने कार्ल मार्क्स का सहयोग किया और उसी सहयोग के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने अपने इतने सारे सिद्धांत समाज को दे पाए। ठीक है, तो एंजिल्स ने क्या कहा, जब श्रमिक वर्ग राज्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेगा, ये सर्वहारा के अधिनायकवाद में ये कह रहे हैं कि जब श्रमिक वर्ग राज्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेगा तो वह वर्ग सभी मतभेदों व विरोधों को समाप्त कर देगा और परिणाम स्वरूप राज्य के रूप में जब ये वर्ग पूरा ही तरह समाप्त हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, राज्य के रूप में जो एक संस्था है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जो नया समाज आएगा वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। मार्क्स का इसमें जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की जब बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो ये जो नया समाज निकल के आता है जिसको वो लास्ट में बताते हैं साम्यवादी समाज, उसमें वो कहते हैं कि मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था के सभी जो अवशेष हैं उसको नष्ट कर दिए जाएंगे। राज्य के स्थिति में रहने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, वह मुरझा जाएगा। द स्टेट विल वेदर अवे। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने संपूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ति करेगा, जो वर्ग विहीन समाज होगा। इस समाज में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति होगी। ये अब वर्ग विहीन समाज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने सारे सिद्धांत को दे लिया तो जब लास्ट में ऐतिहासिक भौतिकवाद में कहते हैं, जो वर्ग विहीन क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ऐसे वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज में जो वर्ग विशेष या वर्ग शोषण का पूर्ण अभाव होगा और व्यक्ति सामाजिक नियमों का सामान्य रूप से पालन करेगा। जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित जो यह समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति होगी, मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर होगा, कार्ल मार्क्स का मानना था। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी, जो वर्ग विहीन समाज होगा, तथा वह अपनी योग्यता अनुसार समाज को सहयोग देगा। यह वह समाज है जिसमें ना कोई वर्ग होगा, ना कोई राज्य होगा। अब जब मार्क्स इतनी सारी बातें करते हैं तो इसकी आलोचना भी होती है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की। आलोचकों का मानना है कि जो मार्क्सवाद की यह मान्यता है, जो एक कोरी कल्पना प्रतीत होती है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना के परिणाम स्वरूप जब पूंजीवाद पूर्णतः नष्ट हो जाएगा
तो राज्य भी स्वयं समाप्त हो जाएगा। यह आलोचकों का कहना है कि मार्क्स की यह कोरी कल्पना होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार एक वर्ग, और उनका कहना था जिस प्रकार एक जब राज्य ही समाप्त हो जाएगा तो एक वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। परंतु आलोचकों को कहना मानना था कि परंतु पूरा अनुभव यह बताता है कि साम्यवादी देशों में भी राज्य समाप्त होने के स्थान पर पूर्व की अपेक्षा और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त होते जा रहे हैं। जो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि राज्य समाप्त हो जाएगा, आलोचकों का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि जब साम्यवादी हम देशों की बात करें तो वो राज्य अधिक सुदृढ़ और सशक्त है और अस्थायी होते जा रहे हैं। उनके स्वयं समाप्त होने की संभावना भी नहीं है। जैसे रूस और चीन अपनी सीमा का विवाद नहीं सुलझा सके। इन राज्यों के उच्चाधिकारी साम्यवादी दल के उच्च नेता, सैनिक व प्रशासनिक अधिकारी बहुत व्यापक अधिकारों का उपभोग करते हैं। सुरक्षा तथा पुलिस अधिकारी अपनी मनमानी के लिए बदनाम है। इस संदर्भ में स्टालिन ने कहा था कि समाजवादी राज्य एक नए प्रकार का राज्य है और इसलिए इसकी समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की अवधारणा थी, जो उनका एक सोचने का नजरिया था कि क्रांति के बाद एक जो नया समाज आएगा वो वर्ग विहीन और राज्य समाज होगा, उसको आलोचकों का ये कहना था कि यह एकमात्र कोरी कल्पना है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो साम्यवादी देश हैं जैसे रूस और चीन, उसमें राज्य तो और आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक वो अपने विवाद, सीमा संबंधी विवाद भी नहीं सुलझा पाए हैं। ठीक है। अब मार्क्सवाद की आलोचना में या जो उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क होता है, उसमें जो दिया गया, उसमें लोगों, जो आलोचक है, जो विपक्ष है उसका, वो कहना था, उनका कहना था कि ये जो पूरा मार्क्सवाद है उसका उद्देश्य अस्पष्ट है। मतलब स्पष्ट ही नहीं उसका उद्देश्य, वो कहना क्या चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। मार्क्सवाद की आलोचना का आधार उसके उद्देश्य की अस्पष्टता है। जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है, जो आलोचक हैं कार्ल मार्क्स के, उनका कहना था कि जो मार्क्सवाद है उसकी जो हम आलोचना का आधार बताएंगे, जो तो वो अपने उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य है उसमें ही अस्पष्टता है। मार्क्सवाद क्या करता है, एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो। इसका व्यवहारिक हल मार्क्सवाद ने आस्था रखने वाले देशों के पास भी नहीं है। जो वर्ग विहीन और समाज विहीन की बात करता है कार्ल मार्क्स, वो कह रहा है जो मार्क्सवाद में आस्था रखते हैं उसमें भी ऐसी बात नहीं है। आज भी चीन में श्रमिक वर्ग की तानाशाही विद्यमान है, किंतु वहां अन्य वर्ग भी हैं। फिर जब दूसरी आलोचना की कहा जाती है, जो कार्ल मार्क्स कहता है मार्क्सवाद में कि हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होगा, तो इसमें आलोचकों का कहना था कि मार्क्सवादी का जो दृष्टिकोण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक है, लेकिन अगर देखा जाए समाज वही प्रगति कर आगे बढ़ा है जो बिना हिंसा के है, जिसमें हिंसा ना हो, वही समाज आगे बढ़ पाया है। हिंसा किसी भी स्थिति में सर्वमान्य या वांछनीय नहीं हो सकती, हम उसको सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हिंसा से समाज पीछे ही जाएगा। लेकिन मार्क्स का मानना था कि क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आ जाए। आलोचकों का यह दूसरा आरोप था कि जो वो हिंसा की बात करता है, हमेशा हिंसा से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है। फिर जो वो मार्क्स कहता है मजदूरों की तानाशाही जो खतरनाक स्थिति बताता है, अधिनायकवाद बताता है, तो उसमें आलोचकों का कहना था कि विश्व में जो शासक वर्ग विद्यमान है उनका तानाशाही के समान श्रमिकों की तानाशाही भी शासन का विकृत रूप है। ये तानाशाही किसी भी समाज का एक विकृत रूप है। फिर कार्ल मार्क्स के आलोचकों का मानना था कि जो लोकतंत्र के संदर्भ में मार्क्स का विचार है कि लोकतंत्र विरोधी धारणा है,
तो इसमें आलोचकों का मानना था कि यद्यपि मार्क्सवाद समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करता है, मार्क्सवाद क्या करता है कि समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, किंतु अगर वास्तव में यह तानाशाही व्यवस्था का ही दूसरा रूप है, इस व्यवस्था में कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो समाजवादी लोकतंत्र के प्रति जो मार्क्स आस्था व्यक्त करता है, इस व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था का जो दूसरा रूप है, इस व्यवस्था में कोई दूसरा वर्ग नहीं होता है, दूसरा राजनीतिक दल नहीं होता है। फिर जब हम मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें आलोचकों का कहना था वह बहुत त्रुटिपूर्ण है। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स देता है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है। उसमें क्या होता है कि मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य निर्धारण का जो आधार मानता है, कहता है जो वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों का श्रम लगता है उसी के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, वह स्वयं में ही त्रुटिपूर्ण है। ये आलोचकों का मानना था कि ये अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को संकेतित करता है, क्योंकि मूल्य निर्धारण के लिए सिर्फ श्रम ही आवश्यक नहीं है। मूल्य निर्धारण के लिए मांग, पूर्ति, समय, स्थान आदि ऐसे कारण भी हैं जो वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। तो हम मार्क्सवाद की जो और सारी आलोचनाओं के निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद विश्व की सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति है। विश्व में अस्थायी शांति की व्यवस्था की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक साम्यवादी विचारधारा में विश्व कल्याण तथा लोकतंत्र के लिए आवश्यक संशोधन न कर लिए जाए। ये तो हमने मार्क्सवाद की आलोचना में जो विपक्ष में तर्क है इसके बारे में हमने कहा। ठीक है, अब मार्क्सवाद के जो महत्व है या जो मार्क्सवाद के पक्ष में तर्क है या जो मार्क्सवाद का पक्ष में जो तर्क है उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें देखना ही पड़ता है कि मार्क्सवाद के आलोचना होने के बावजूद मार्क्सवाद को नकारा नहीं जा सकता। इतनी आलोचना होने के बाद भी हम मार्क्सवाद को इग्नोर या नकार नहीं सकते। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित किया है। मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप, क्योंकि मार्क्स जो धरातल पे खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसके मुक्त की बात करता है। जो पूंजीवादी समाज में जो शोषण परक व्यवस्था थी उस शोषण के खात्मे की बात करता है। जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं एवं जो श्रमिक का पक्ष लेकर जो उपेक्षित मानव के कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने जो समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, उसकी जो प्रमुख देन क्या क्या है। पहले आलोचना हमने सुना, आलोचना में इतनी सारी आलोचना की गई कि मार्क्स के जो विचार हैं वो तत्कालीन समाज के जो उनके विचार हैं पर, लेकिन उसके पक्ष में जब हम बात करते हैं तो मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया। जो विश्व में पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित हैं उनके कल्याण के लिए जो मार्क्स ने समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया वो उसके पक्ष में प्रमुख महत्व दिया जा सकता है। और उस संदर्भ में उनकी जो प्रमुख देन है समाज को, सिद्धांत को, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, उनमें है वैज्ञानिक दर्शनवाद। जिसमें वैज्ञानिक दर्शन क्या है, जिसमें मार्क्सवाद ने वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया, लेकिन मार्क्स ने अपने दर्शन में वैज्ञानिक आधार देने का भरपूर प्रयास किया। इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को ही जाता है। फिर जो
दूसरा पक्ष है इनका सैद्धांतिकतावाद की उपेक्षा व्यवहारिकता के बल पर। इसमें क्या होता है कि मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसका व्यवहारिक होना ही है। एक कार्ल मार्क्स का थ्योरी है प्रैक्सिस, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार के सामंजस्य की बात की जाती है। उसी को जो मार्क्स सिद्धांत में कहता है वो व्यवहारिकता के धरातल पर उसको करने का प्रयास करता, और यही बात उसके पक्ष में प्रमुख रूप से जाती है कि कार्ल मार्क्स इसलिए लोकप्रिय हुआ कि वो जो सिद्धांत में कहा वो व्यवहारिक धरातल पे दिखाई दिया। उसके सिद्धांतों ने उसके विचारों के आधार पर देश बदले। इसकी अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाया गया, जिनमें सफलता भी मिली। फिर बात की जाती है श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करता है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करते हैं। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन यही है कि श्रमिक वर्ग में जो वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। वर्गीय चेतना, मार्क्स ने एक जगह कहा क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। मार्क्स ने कहा जो पहले आदिम समाज में था उसमें स्वयं वर्गीय चेतना जागरूक नहीं होती थी, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के आते आते स्वयं क्लास फॉर इटसेल्फ हुआ, जिसमें वर्गों में चेतना का विकास हुआ, क्लास कॉन्शियसनेस आया, जिसके माध्यम से वर्गों का क्या कहेंगे, वर्गों का एक दूसरे में आपस में अपनत्व हुआ। फिर उन दोनों ने मिलकर क्रांति का प्रयास किया। तो वही कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी देन यही थी कि जो वो श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर, जब वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने 1848 में जो उनकी एक आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा गरीबों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के खोने के सिवा और कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरे संसार है। तो वही वो मार्क्स कहते हैं कि क्रांति तभी आएगी जब वर्गीय चेतना आगे बढ़ेगा, और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है कि वर्गीय चेतना के आधार पर उन्होंने क्लास को एक करने का जो और सारे छोटे-मोटे जिसको पतित बुर्जुआ कहते हैं और सारे छोटे-मोटे, उनको वो एक करने का प्रयास किया। मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब उनकी आती है, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स के इन नारों से श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। मार्क्स जो अपना क्रांतिकारी विचार देते हैं, उससे जो मजदूर वर्ग में आशा की किरण दिखती है और लोग एक होकर पोलराइज होकर पूंजीपति शोषण के प्रति, अन्याय के प्रति आवाज उठाते हैं, और क्रांति के माध्यम से कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। फिर और जो उनका बहुत बड़ा कार्ल मार्क्स का महत्व क्यों सबसे ज्यादा है कि जो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर जो प्रकाश डाला उन्होंने। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में सदा शोषक शोषित वर्ग में संघर्ष चलता रहता है। शोषक या पूंजीवादी वर्ग सदा अपने लाभ की कमाने की चिंता में रहता है। इसके लिए वह श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं का तरह शोषण करता रहता है। अब हम संक्षेप में मार्क्सवादी विचारधारा में ने दलित और उपेक्षित मानवता का पक्ष लेकर अपने को अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया और विश्व राजनीति में अपने को एक प्रबल चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। जब तक विश्व में असमानता और शोषण रहेगा, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। मार्क्सवाद हमेशा जाना जाएगा जब तक शोषण रूपी व्यवस्था, असमानता रूपी व्यवस्था समाज में चलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक था BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरी में जो हमने आज कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।